प्राकृतिक कृषि को जन जन तक पहुंचाकर जन आंदोलन बना देने वाली शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज का साक्षात्कार ऐसी शख्सियत के साथ जो महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी हैं और जिन्होंने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को नए आयाम दिए हैं। जी हां, आज का साक्षात्कार महामहिम राज्यपाल गुजरात आचार्य देवव्रत जी के साथ, जिन्होंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र के 180 एकड़ में प्राकृतिक कृषि कर न केवल देश बल्कि विदेशों में भी प्राकृतिक कृषि को लोकप्रिय कर दिया। क्योंकि वर्तमान में जो कृषि पद्धति में जहरीले कीटनाशकों और दवाइयों का प्रयोग करके धरती माता को बंजर किया जा रहा था, जल एवं वायु को पूरी तरह प्रदूषित किया जा रहा था, इससे उस पर पूर्ण रूप से रोक लग पाई। वर्तमान में प्राकृतिक खेती किस प्रकार किसानों को अपना भाग्य विधाता स्वयं बना रही है और किस प्रकार धरती पुत्र किसान प्राकृतिक कृषि कर सकता है, इसकी पूर्ण जानकारी स्वतंत्र पत्रकार प्रदीप दलाल द्वारा संसार क्रांति चैनल के लिए गए विशेष साक्षात्कार में दी गई है। आज के समय में प्राकृतिक कृषि एक महत्वपूर्ण विषय है और आज इस विषय पर हम बात करेंगे महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी से, जिन्होंने इस मिशन को धरातल पर न केवल देश भर में बल्कि आज विदेशों से कृषि वैज्ञानिक गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पहुंच रहे हैं और प्राकृतिक कृषि को अपनाने की बात कर रहे हैं। महामहिम जी, आज से 50 वर्ष पहले की हम बात करें, न तो पहले इतने अस्पताल थे न इतनी बीमारियां थी। ऐसा अचानक आज क्या हुआ कि इतनी बीमारियों ने जन्म ले लिया, इतने अधिक अस्पतालों की लाइनें लगी हैं? क्या कहेंगे महामहिम जी? दलाल साहब, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि 50 वर्ष पहले ऐसे असाध्य रोग सुनने को भी नहीं मिलते थे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है हमारे खान पान का दोष। इस समय हम फसलों में इतना यूरिया, डीएपी, कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं कि वो सब जहर हमारे फलों के द्वारा, सब्जी के द्वारा, पानी के द्वारा, दूध के द्वारा लोगों के शरीर में प्रवेश कर रहा है और उसका परिणाम है कैंसर जैसी घातक बीमारियों का बढ़ना। यदि हम इस रासायनिक खेती से मुक्ति पा लेते हैं और प्राकृतिक खेती को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं तो मैं समझता हूं इससे पर्यावरण भी बचेगा, जल भी बचेगा, धरती माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, गाय माता भी बचेगी और किसान की आय भी बढ़ेगी और लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। महामहिम जी, बात करें कि प्राकृतिक कृषि किस प्रकार से लगता है कि वर्तमान की जरूरत है, क्योंकि पहले कृषि वैज्ञानिकों ने कहीं ना कहीं जो पेस्टिसाइड और कीटनाशकों का एक प्रयोग करके हमारी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की बात उन्होंने कही, तो आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो दोबारा फिर इस ओर लौट रहे हैं कि प्राकृतिक कृषि ही आज की जरूरत है। देखिए, बंजर भूमि रासायनिक खादों से कभी उपजाऊ नहीं बन सकती। रासायनिक खाद तो उपजाऊ जमीन को भी बंजर बनाने का काम करते हैं। तो प्राकृतिक खेती ऐसी है कि जो सूक्ष्म जीवाणु पर आधारित कृषि है। हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक खेती जीवाणुओं की खेती है, जैसे अर्थवर्म, केचुआ और बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु। ये जितने धरती में ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही धरती की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। जितना अर्थवर्म, केचुआ और सूक्ष्म जीवाणु धरती में नहीं बचेंगे वो धरती बंजर होना शुरू हो जाएगी। रासायनिक खेती जो है, यूरिया, डीएपी, ये सभी सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए, आप खेत से एक केचुआ पकड़ करके यहां लाइए और उस केचुए के ऊपर आप यूरिया या डीएपी डालोगे तो वो 1 मिनट में मर जाएगा। और सूक्ष्म जीवाणु तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु वो तो बचेंगे ही नहीं। यदि उसी केचुआ पर हम गाय का गोबर डालते हैं तो वो बचेगा ही नहीं, अपने परिवार को भी बढ़ाएगा।
तो प्राकृतिक खेती जो है, अब आजकल आप हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों में जाइए, मैं 2 दिन पहले वहां गया था, तो वहां पर हमारे रास्तों पर चल ही नहीं सकते, इतना केचुआ, इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में वो खेत से बाहर बारिश के बाद आ गया। वही केचुआ धरती में 8-7 फुट तक छेद बनाता है, यूं चलता, नीचे जाता, ऊपर जाता, नीचे जाता, ऊपर जाता, यूं भी चलता है। और साइंटिफिकली ढंग से रिपोर्ट आई है कि केचुआ जो नीचे की खनिज पूर्ण मिट्टी को खाता है और पेट से निकालता है, तो खेत की मिट्टी से 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन केचुए के पेट से निकली मिट्टी में होता है, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस होता है और 11 गुना ज्यादा पोटास होता है। और जब ये केचुआ मरता है तो धरती में जितने भी तत्वों की जरूरत होती, सारे के सारों की पूर्ति करता है। और ये केचुआ अपने जीवन में हजारों अंडे देता है, इतनी स्पीड से परिवार बढ़ाता है। तो ये एक प्रकार से किसान के लिए बहुत बड़ा वरदान है। और सूक्ष्म जीवाणु हम जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत प्राकृतिक ढंग से बनाते हैं, उससे जीवाणुओं का भंडार होता है। और ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं गौ माता के पेट से जो हम बढ़ाते हैं कि आकाश में जो 78% नाइट्रोजन है, वो सूक्ष्म जीवाणु उसको आकाश से लेते हैं और धरती में पौधों की जड़ों को देते हैं। जितना ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु होगा, उतना ज्यादा नाइट्रोजन वो आकाश से लेंगे, तो धरती में अलग से यूरिया आदि नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इससे किसान की लागत खत्म हो गई, धरती की उपजाऊ क्षमता बढ़ गई, पैदावार कम होगी नहीं, लागत किसान की होगी नहीं, और उसके उत्पाद का लाभकारी मूल्य उसको मिलेगा, क्योंकि वो जहर मुक्त है। कोई आदमी कैंसर से मरना चाहता नहीं, सब चाहते हैं मैं स्वस्थ बनूं। तो प्राकृतिक खेती ही एक ऐसा विकल्प है रासायनिक का कि जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को, जमीन के स्वास्थ्य को बचाने का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। महामहिम जी, किसानों के बीच कहीं ना कहीं शंका का विषय है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की और प्राकृतिक कृषि को वो एक रूप में देखते हैं, तो इनके बीच क्या अंतर है? क्योंकि किसान जानना चाहता है कि इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, और आपने जो विषय उठाया इसको बहुत लोग नहीं जानते, कृषि विभाग के भी लोग नहीं जानते कि ऑर्गेनिक और प्राकृतिक में अंतर क्या है। देखिए, जो ऑर्गेनिक खेती है इसका भारत में पिछले 30-40 साल वर्षों से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें प्रचार कर रही हैं, लेकिन अब तक ये लोकप्रिय नहीं हो पाई। पूरे देश में 40 साल से जिस ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जैविक खेती का प्रचार हो रहा है, आज उसके कोई सफल मॉडल देश में नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि मैंने भी अपने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 3 वर्ष तक जैविक खेती की है, लेकिन जैविक खेती में न तो मेरी लागत कम हुई, ना मेरी मेहनत कम हुई, ना मेरा उत्पादन बढ़ा, और मैंने अनुभव किया कि ये खेती सफल खेती नहीं है। तो मैंने एक दिन डॉक्टर हरिओम जी, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सीनियर साइंटिस्ट रहे और कुरुक्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया के तौर पे काम कर रहे थे, उनके सामने मैंने प्रश्न किया कि ये जो जैविक खेती मैं कर रहा हूं इससे मेरे को लाभ नहीं हो रहा। तो डॉक्टर हरिओम ने मेरे को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के 2 साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट दी, जिसको मैंने पढ़ा। तो उस रिपोर्ट में उन साइंटिस्ट ने जैविक खेती के बारे में, ऑर्गेनिक खेती के बारे में जो जानकारी दी वो ये दी कि गोबर की जो खाद है, उस 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है।
1 टन गोबर की खाद में 2 टन नाइट्रोजन है। और गेहूं और धान भारत की 2 प्रमुख फसलें हैं जो लोगों का पेट भरने का काम करती हैं। इन दोनों फसलों की भरपूर फसल लेने के लिए 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए। और गोबर की खाद जैविक खेती वाली डालते हैं तो 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन, तो इसका मतलब 300 क्विंटल गोबर की खाद 1 एकड़ में पड़ेगी तो हमारा 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा, और नहीं पड़ेगी तो उत्पादन पूरा नहीं आएगा। अब आप दलाल साहब स्वयं विचार करें, किसान के पास 1 एकड़ जमीन 300 क्विंटल गोबर की खाद डालनी पड़ गई तो कितना पशुधन चाहिएगा? 20-30 पशु। वो अपने 20-30 पशु एकड़ में पालेगा या परिवार पालेगा? ये वैसे लॉजिकल नहीं है, इसमें कुछ भी सामान्य नहीं लगता। नंबर 1। नंबर 2, उन्हीं साइंटिस्ट ने उस रिपोर्ट में लिखा है कि जो किसान 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकता तो वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ खाद तैयार करता वो 150 क्विंटल से भी कम हो जाएगा, यानी कि उससे आधी। अब 15 क्विंटल गोबर की खाद के लिए भी कितने पशु चाहिए? आधे चाहिएंगे। 30 की बजाय 15 हो जाएंगे, तो 1 एकड़ में 15 पशु कैसे पलेंगे, परिवार कैसे पलेगा? और ये जो केचुआ है जो वर्मी कंपोस्ट बनाता है, ये हमारा भारत का नहीं है, ये विदेश से आयात किया हुआ है। न तो ये तेज हाई टेम्परेचर में जीवित रहता, ना लो में जीवित रहता, और ये खाद बनाने के लिए महीनों लगाता है। और इसके जो गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट हम खेत में डालते हैं या गोबर की खाद डालते हैं तो उससे खेत में इतना खरपतवार पैदा होता है कि उससे किसान की लेबर बहुत लगती है निकालने के लिए, तो उसकी जो इनकम वो लेबर में चली जाती है। ना तो मेहनत कम हुई, ना उत्पादन बढ़ा, न लागत कम हुई। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अनुभव में आया कि जैविक खेती बिल्कुल फेल है, ये पर्यावरण को भी दूषित करती है। क्यों? 1 एकड़ में जब 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी तो मीथेन जैसी गैसेज पैदा होंगी कि नहीं, और वो आकाश में मिलेंगी, वो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देंगी। तो रासायनिक खेती और जैविक खेती बराबर रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं और दोनों ही लाभकारी नहीं है। जबकि प्राकृतिक खेती क्या है? ये गाय आधारित है। इसमें हम एक जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं। वो इतनी सरल विधि उसकी है कि हम जैसे 200 लीटर का एक ड्रम ले लेते हैं खाली, और उसमें 170-80 लीटर सिंपल पानी भरते हैं, और उस ड्रम को छाए में रखना है। जो भारतीय नस्ल की देसी गाय हैं, इन पर हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की है। डॉक्टर बलजीत सारंग इस समय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सीनियर साइंटिस्ट हैं माइक्रोबायोलॉजी की। उन्होंने सालों इस पर रिसर्च की है और उनकी रिसर्च की रिपोर्ट हमारे पास है। देसी गौ माता के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु हैं। 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु। तो हम क्या करते हैं, इस 200 लीटर के ड्रम में पानी में देसी गाय 24 घंटे में 8 से 10 किलो गोबर देती है, इतना ही गौमूत्र देती है। उस गोबर और गौमूत्र को इस ड्रम में डाल देते हैं। 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन आप वो घोल करके इस ड्रम में डाल दें, और 1 मुट्ठी मिट्टी किसी बड़े पेड़ के नीचे की। बड़े पेड़ के नीचे की क्यों? खेत की क्यों नहीं? खेत की इसलिए नहीं डालने कि उसमें यूरिया डीएपी डाल के उसके सारे सूक्ष्म जीवाणु मर चुके हैं, वो धरती बंजर हो चुकी है। बड़े पेड़ के नीचे यूरिया डीएपी नहीं पड़ा है, इसलिए वहां सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार, इसलिए वही मिट्टी 100-200 ग्राम उस ड्रम में डाल दें। अब लकड़ी के डंडे से 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम घड़ी की सुई की तरह 5 ही दिन घोलना, बस 5 दिन। 6ठे दिन 1 एकड़ के लिए खाद तैयार है।
जब खेत में स्प्रिंकल से, ड्रिप से या खुला पानी आप छोड़ते हैं तो खेत के नाके पे जहां से पानी निकलता वहां इसकी बूंद बूंद उसमें पड़ेगी। 200 लीटर को पूरे 1 एकड़ में पानी के साथ फैला दो। अब आपसे ही मैं निवेदन करता हूं, देसी गाय के जब 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? 30 लाख हजार करोड़। और 30 लाख हजार करोड़ सूक्ष्म जीवाणु को जब खाने को लिए दाल का बेसन मिलेगा प्रोटीन के रूप में, तो वो सूक्ष्म जीवाणु बलवान होंगे, मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे। और गुड़ मिलेगा तो मल्टीप्लाई होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी। और उसमें जो मिट्टी, उसमें भी सूक्ष्म जीवाणु, तो उनमें आपस में जाग का काम, जामुन का काम होता, कल्चर का काम होता, तो उनकी संख्या कितनी बढ़ती है। डॉक्टर बलजीत सारन की रिपोर्ट बताती है कि प्रति 20 मिनट में ये सूक्ष्म जीवाणु इस ड्रम में डबल होते हैं। यानी कि 30 लाख हजार करोड़ 60 लाख हजार करोड़ है 20 मिनट के बाद, फिर वो बढ़ते बढ़ते और 72 घंटे तक ये सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते हैं, फिर ये रुक जाते हैं, फिर ये मरना शुरू हो जाते हैं। यानी कि 72 घंटे में 5 दिन के बाद इस घोल का प्रयोग कर लेना चाहिए। तो अब जब ये खेत में जाएगा तो मिट्टी में भी सूक्ष्म जीवाणु, उनसे मिलकर फिर कल्चर बनेगा, फिर जाग बनेगा, फिर जामुन का काम होगा। और ये सूक्ष्म जीवाणु असंख्य मात्रा में बढ़ेंगे, इनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। और इन सूक्ष्म जीवाणुओं में सैकड़ों तरह के सूक्ष्म जीवाणु हैं, अलग अलग जो काम करते हैं। इन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं में वो सूक्ष्म जीवाणु जो मैंने बताए थे, आकाश में 78% नाइट्रोजन को खींचते और पौधे की जड़ को देने का काम करते हैं। नंबर 2, धरती में दलाल साहब जो मिट्टी है, इसमें भगवान ने, प्रकृति ने सब तरह के तत्व दिए। धरती में फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर, सब कुछ है। लेकिन धरती में जो ये तत्व हैं, खनिज हैं, ये जड़वत हैं। ये अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते हैं, लेकिन पौधे का भोजन नहीं बनते। लेकिन ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो गौ माता के पेट से हमने जीवामृत के माध्यम से तैयार किए हैं, ये सूक्ष्म जीवाणु उन धरती के खनिजों को खाते हैं, उनका भोजन बना के पका के पौधे की जड़ को देते हैं। इसलिए जो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि धरती के फास्फोरस की पूर्ति कैसे करोगे, जिंक की कैसे करोगे, पोटास की कैसे करोगे, आयरन की कैसे करोगे, ये सूक्ष्म जीवाणु यही काम करते हैं। और इसका मैं एक उदाहरण देता हूं, आपसे पूछता हूं। जंगल को हम सब ने देखा, जंगल में जाइए आप, जंगल में जो पौधे, उनको यूरिया कौन देता है? डीएपी कौन देता है? उन पे छिड़काव कौन करता है? कोई भी नहीं। समय पर जंगल का पौधा फल से लद जाता है। और जंगल के पौधे के पत्ते को तोड़िए, लेबोरेटरी में ले जाइए, चेक करवाइए, एक भी तत्व की कमी नहीं है। जब जंगल का पौधे में सारे तत्वों की प्रकृति पूर्ति करती, तो मेरे खेत में क्यों नहीं करेगी? जो नियम वहां करता है वो काम करें। अब आप यहीं गुरुकुल के बाहर निकलिए, चारों तरफ पेड़ देखिए, कितने पेड़ हैं, हरे भरे खिलते हुए। इन पेड़ों को बताओ यूरिया कौन देता है, डीएपी कौन देता है, छिड़काव कौन करता है? सब कुछ पूर्ति इनमें है। तो ये जो धारणा अनावश्यक बनाई गई है, ये विनाश का रास्ता मैं इसको मानता हूं। क्योंकि यूरिया, डीएपी, कीटनाशक जो धरती में पड़ते हैं, वो इन सूक्ष्म जीवाणुओं को, मित्र कीटों को मारने का काम करते हैं, जो धरती का ऑर्गेनिक बढ़ाना था। जिन्होंने धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ानी थी, हमने तो उनको मार दिया। और इसका परिणाम मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, 60 के दशक में जब भारत में हरित क्रांति प्रारंभ की थी,
डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर मैने जैसे महानुभाव ने इसका प्रारंभ किया। मैं उनका विरोधी नहीं हूं, उस समय की मांग थी, ये काम जरूरी था, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन ध्यान करिए, उन्हीं की रिपोर्ट है डॉक्टर मैने की। जब हरित क्रांति 60 के दशक में देश में शुरू की गई तो भारत की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन टेस्ट किया गया। उस समय पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। यानी कि भारत की धरती जंगल की भूमि की तरह उपजाऊ थी। और अभी पिछले साल की रिपोर्ट है नीति आयोग की, भारत सरकार के साइंटिस्ट की। इस समय भारत की धरती का औसतन ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे आ गया, 0.5 से नीचे। और कृषि वैज्ञानिकों की भाषा में जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है वो धरती बंजर हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। तो और इसी का परिणाम क्या है, जब हमने हरित क्रांति शुरू की उस समय 1 एकड़ में 10-15 किलो यूरिया डालते थे, पैदावार बहुत होती थी क्योंकि धरती में ऑर्गेनिक कार्बन का भंडार था। और इस समय 1-1 एकड़ में लोग आलू की खेती करते, 10-10 थैले डालते हैं, धरती को सफेद बना देते हैं, तो भी उत्पादन पूरा नहीं हो रहा। और इसका परिणाम किसान की लागत बढ़ती जा रही है, धरती बंजर होती जा रही है, पानी पीने का रहा नहीं, लोग इस अन्न को खा के कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, दुनिया भर के रोग हैं। और भारत सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए का यूरिया डीएपी पिछले वर्ष भारत सरकार ने विदेशों से आयात किया। कितना भारी भरकम आर्थिक बोझ भारत की सरकार सहन कर रही है। और किसान को सब्सिडी देती है, वो बोझ फिर किसान खरीदता, उस पे बोझ, खाने वाले मर गए, पर्यावरण दूषित हो गया, धरती बंजर बन गई। ये सब रास्ता आने वाली पीढ़ियों के लिए सुखदायी नहीं है। इस समय बारिश होती तो बाढ़ आ जाती है, बारिश नहीं होती तो अकाल पड़ जाता है। प्राकृतिक खेती दोनों का हल है, प्राकृतिक खेती दोनों का समाधान है। उदाहरण के लिए अभी मैं 2 दिन पहले अपने खेत में गया हूं और मैंने अपने खेत में जाकर वर्षा के समय वहां केचुए की स्थिति देखी। आप यदि इसमें दिखा सके तो देखिए मेरे खेत के अर्थवर्म केचुआ, ये हाल है, ढेर लगे पड़े हैं केचुआ के। रासायनिक खेती जो करते हैं उनके खेतों में बेचारे ये ढूंढने को भी नहीं मिलते, जो किसान के लिए वरदान है। अगला मैं एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। अपने ही खेत में मैं गया तो धरती कैसे पानी पी रही है, ये देखिए, ये केचुओं ने छिद्र किए हैं और ये खेत में पानी था। अब ये पानी बाहर बाढ़ पैदा कर रहा है और ये सारा पानी इन छिद्रों के द्वारा धरती मां के पेट में जा रहा है। ये देखिए आप, मेरे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेत का परसों का मेरा ये फोटो है। ये सारा पानी जो बाढ़ बना रहा है, धरती की उपजाऊ मिट्टी को लेके जा रहा है। मेरे खेत का एक एक बूंद पानी धरती मां के पेट में जा रहा है। वाटर लेवल ऊपर आएगा। डार्क जोन हरियाणा में घोषित हो गए, कुछ ये नहीं होंगे। ये प्राकृतिक खेती का कल्याणकारी प्रोग्राम। अंत में महामहिम जी महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती बनाई जा रही है। आपके नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि एक आहुति प्राकृतिक कृषि के नाम। इसमें हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान श्री राधाकृष्ण आर्य जी ने पूरे हरियाणा में एक प्रचार अभियान चलाने का निर्णय लिया है पिछले दिनों। तो क्या लगता है कि आर्य प्रतिनिधि सभा इस प्रचार अभियान को एक जन आंदोलन बनाने में कामयाब रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से आपने जो सवाल किया है, इस समय सौभाग्य से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जहां वो भारत का चहुमुखी विकास कर रहे हैं,
भारत की प्रतिष्ठा और गौरव को विश्व स्तर पर जिन्होंने फैलाया है, वो भारत के किसान की भी चिंता करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं। और उन्होंने निर्णय लिया कि हम धरती माता को जहर मुक्त करें, प्राकृतिक खेती की ओर तेजी से बढ़ें। उन्हीं के नेतृत्व में पूरे भारत देश में प्राकृतिक खेती का एक अभियान हमने चला दिया है। गुजरात में इस समय 6.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती को करना शुरू कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की पिछले दिनों 11 मई की रिपोर्ट है, 2 एजेंसी ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया, रिसर्च की, पाया 99% हिमाचल प्रदेश की पंचायतें प्राकृतिक खेती कर रही हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि हरियाणा प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान सेठ राधा कृष्ण आर्य, जो युवा हैं, बहुत जुझारू हैं, रात दिन प्राकृतिक खेती के मिशन के साथ आर्य समाज के भी प्रचार में लगे हुए हैं। और उन्होंने अपने सारे तंत्र को निर्देश दिया है कि हम जहां प्रचार के लिए गांव में जाते हैं, वहां प्राकृतिक खेती का मिशन जनमानस तक पहुंचाएं और आपस में भाईचारा पैदा करके समरसता का वातावरण समाज में पैदा करें। तो उनकी ये सोच, उनका ये चिंतन बहुत प्रभावी रहेगा। और मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश में आर्य प्रतिनिधि सभा और प्रधान जी के परिश्रम से गांव गांव में ये जन आंदोलन बनेगा और हम प्राकृतिक खेती के मिशन को लोगों में अधिक से अधिक फैला पाएंगे। और ऋषि दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, उन्होंने तो आर्य समाज संस्था की स्थापना 1875 में करने से 3 वर्ष पहले गो कृषि आदि रक्षणी सभा की स्थापना की थी। और प्रधान जी उस मिशन को लेकर इस कार्य में अपना जो स्वयं उनका खेत है उसमें भी काम कर रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। और आर्य समाज इस मिशन को जन आंदोलन बनाएगा और पूरे देश और हरियाणा प्रांत में प्राकृतिक खेती के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। महामहिम जी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया। धन्यवाद। नमस्ते दौलत।